वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट में तीसरे केस की स्टडी करेंगे। हम लोगों ने सीरीज आरएलसी सर्किट में सीखा कि जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो उस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, आरएलसी सीरीज सर्किट कहते हैं। और उसके बाद में हम उस पे मैंने ये भी बताया था कि इस पे क्या होते हैं, आपके तीन केसेस बनते हैं। पहला केस बनता था कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। दूसरा केस बनता है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और तीसरा केस बनता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर पहले केस में हम लोगों ने सीखा कि जब BL यानी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अधिक था कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से, इसका मतलब BL अधिक, तो BL बराबर हमारा होता था I इंटू XL और BC बराबर होता था I इंटू XC। I कैंसिल हो जाता था। इससे ये निष्कर्ष निकलता था कि अगर BL बड़ा है BC से, इसका मतलब XL बड़ा है XC से। केस नंबर 2, जब BC बड़ा है BL से, इसका मतलब कि XC इज ग्रेटर देन XL। लास्ट केस हमारा क्या है कि जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर BL शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसका मतलब कि I इंटू XL इक्वल टू I इंटू XC। I करंट कैंसिल आउट हो जाएगी, XL बराबर XC हो जाएगी। तो हमारे सीरीज RLC सीरीज सर्किट, सीरीज RLC सर्किट, हम लोग सीरीज RLC सीरीज सर्किट के बारे में देखेंगे। केस नंबर थर्ड, जब आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल हो, या इसी को हम लोग कहते हैं I इंटू XL। BL बराबर होता है और I इंटू XC, दैट I कैंसिल हो जाएगा, यानी XL बराबर XC। XL बराबर XC हो गया, जिसके कारण हमारा जो परिपथ होता है, इसके कारण हमारा जो परिपथ होता है पावर फैक्टर, ये परिपथ जो होता है ये रेजिस्टिव नेचर होता है। रेजिस्टिव नेचर यानी परिपथ क्या होता है हमारा, रेजिस्टिव नेचर को हो जाता है, जिसके कारण पावर फैक्टर हमारा क्या आ जाता है, यूनिटी पावर फैक्टर। हम लोग जानते हैं कि Z बराबर होता है R प्लस J XL माइनस XC, या इसी को हम लोग कहते हैं Z बराबर R प्लस J XC माइनस XL। दोनों बातें, जब XL बड़ा रहेगा तब ऐसा लिखेंगे XC, बट यहाँ पर क्या है कि XL माइनस XC बराबर, इफ XL शुड बी इक्वल टू XC, नाउ Z इक्वल टू हो जाएगा R प्लस J इंटू 0। Z बराबर क्या मिल गया हमको, R मिल गया, यानी केवल परिपथ में क्या बच रहा है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के कारण हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाता है, जिसके कारण हमारे परिपथ क्या हो जाता है, पावर फैक्टर cos फाई मतलब cos 0 की वैल्यू 1, पावर फैक्टर इज यूनिटी। हम लोग अब बनाएंगे सीरीज RLC सर्किट। ये हमारी सर्किट है जिसमें हमारा रेजिस्टेंस लगा है, ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है। हम सीरीज RLC सर्किट है तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे। और यहां से हम लोग साइनोसॉइडल सप्लाई दे रहे हैं, AC सिग्नल दे रहे हैं दिस साइड। ये हमारा वोल्टेज है, हमने यहां से परिपथ में अपने क्या दिया, सप्लाई लगाया, ये हमारी सप्लाई है, और इस सप्लाई के करस्पॉन्डिंग यहाँ बहेगी करंट फ्लो होगी I, और इस एलिमेंट को कहेंगे हम लोग रेजिस्टेंस।
पहले एलिमेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस R, L और C। जब करंट फ्लो होगी, इस करंट के कारण यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, रजिस्टेंस, उसको हम लोग BR से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स। और यहाँ पे इंडक्टर के कारण ऑफर होगा हमारे परिपथ में XL, तो इसके क्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा BL। और यहाँ पर इस C के कारण हमारे परिपथ में इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा और इसके कारण एक वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारे परिपथ में BC। तो यहाँ पर हमने सप्लाई लगाया, करंट फ्लो हुई, जो करंट फ्लो होगी रेजिस्टेंस में वही इंडक्टर में वही कैपेसिटर में, यही हमारा सीरीज RLC सर्किट है। और हम लोग यहीं पे लगाते थे किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ, साइंटिस्ट किरचॉफ ने कहा था किसी भी सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है उस सर्किट में लगे टोटल एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। और AC है तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज के वेक्टर सम के बराबर या फेजर सम के बराबर होता है। तो हमारा BR क्या है, हम लोग जानते हैं BR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा क्या है BL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। और उसके बाद में हमारा BC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। B क्या है, B हमारा सप्लाई वोल्टेज या इसी को हम लोग कहते हैं टोटल अप्लाई वोल्टेज, ये हमारा। उसके बाद में हम ये सारी वैल्यू यहां से पुट करते हैं। BR बराबर क्या होता है हमारा, हम लोग जानते हैं जो BR होगा, तो BR हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, तो उसमें जाने वाली धारा और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। BL बराबर I इंटू XL और BC बराबर क्या हो जाएगा I इंटू XC एंड टोटल B बराबर I इंटू इम्पीडेंस ऑफ Z हो जाएगा। ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू, इसको समीकरण 1 कह देंगे। यहां तक हम लोगों ने सीखा। अब इस सर्किट का हम लोग बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो हम लोग इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम खींचेंगे। तो हम लोग जानते हैं सीरीज RLC सर्किट है, तो सीरीज RLC सर्किट है तो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं कि समय हम लोग क्या करते हैं, करंट को रेफरेंस लेते हैं। क्यों, क्योंकि सीरीज क्रम में करंट हमारी क्या होती है, समान होती है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, करंट को रेफरेंस लेंगे। ये हमारी करंट है, ये हमारी क्या है, करंट है, इसको हमने रेफरेंस लिया। अब यहां रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा BR होगा, और इस BR का वोल्टेज हमारे करंट के वोल्टेज यहां पे, तो हम लोग इसको लिखेंगे, यहां से इसको लिखेंगे, यहां पर देखो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा BR। अब उसके बाद में हमारा इंडक्टर है, तो इंडक्टर क्या करता है, ये अपने अंदर करंट को होल्ड रखता है, तो ये करंट को स्टोर करेगा, जिसके कारण करंट पीछे और इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। यानी करंट इसमें पीछे होती है, तो यहां हम इंडक्टर के वोल्टेज को दिखाएंगे। ये हमारा इंडक्टर का वोल्टेज है, इसको कहेंगे BL, और ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। उसके बाद में अगला वोल्टेज, हमारा अगला वोल्टेज यहां से क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज। तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या करता है, अपने अंदर वोल्टेज की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, जिससे वोल्टेज पीछे करंट आगे, यानी करंट लीड करेगा फ्रॉम वोल्टेज बाय एट एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, ये क्या कर रहा है, यहां से 90 डिग्री पीछे है। यानी आप यहां से देख रहे हैं फेजर एंटी क्लॉक चलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट आगे
और यहाँ पर क्या हो गया, इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे, कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, वोल्टेज कैपेसिटर का पीछे होता है, और इंडक्टर के केस में इंडक्टर का वोल्टेज आगे होगा करंट से, यानी करंट पीछे होती है। अब यहाँ पे हम लोग केस कौन सा लेकर चल रहे हैं, केस नंबर 3 है हमारा BL, यानी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज शुड बी इक्वल टू कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। पहले हम लोगों ने सीखा था BL अधिक था BC से, फिर दूसरा केस हुआ था BC अधिक था BL से। आज ये दोनों क्या है, बराबर, ये लाइन बराबर ये लाइन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी BL बराबर BC, BL बराबर BC। तो जितना वोल्टेज डाउनवर्ड लग रहा है उतने वोल्टेज अपवर्ड, तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी हमारे जो परिपथ में बचेगा क्या, इस करंट बचेगा, और करंट के बराबर ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस का BR हो जाएगा, यानी ये हमारा नेट फेजर डायग्राम बचा, यानी BL और BC क्या हो गए, कैंसिल आउट। BL बराबर BC ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे परिपथ से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कैंसल, यानी ये दोनों वोल्टेज कैंसिल होगा, केवल हमारी सर्किट का फेजर डायग्राम कितना बचा, करंट और रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग कहते हैं रिजोनेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस, इसी को परिपथ का क्या बोलते हैं, रिजोनेंस कंडीशन, इसी को कहते हैं रिजोनेंस, रिजोनेंस। हमारे परिपथ में क्या हो जाता है, रिजोनेंस। अगर हमारे परिपथ में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर हो जाते हैं तो हमारे परिपथ में क्या हो जाता है, एक रिजोनेंस हो जाता है, यानी जो भी वोल्टेज होता है, यहाँ पर BL बराबर क्या हो गया, BC से, इसका मतलब क्या हो गया, अगर वोल्टेज बराबर हो गया तो यहाँ मतलब हो गया XL बराबर XC से, और इसी को कहते हैं रिजोनेंस, ठीक है। तो रिजोनेंस कब होता है, जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसका मतलब XL की वैल्यू बराबर हो जाती है XC से, जिसके कारण हमारे परिपथ में इंडक्टर और कैपेसिटर का गुण क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और केवल परिपथ कैसा बनता है, प्योर रेजिस्टिव, कैसा बनता है, प्योर रेजिस्टिव नेचर, प्योर रेजिस्टिव नेचर। और प्योर रेजिस्टिव नेचर होने के कारण करंट और वोल्टेज सेम होने के कारण इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा, 0, यानी फेज एंगल फाई बराबर 0 डिग्री। अब XL बराबर XC, ठीक, XL बराबर XC का मतलब ये होता है कि XL बराबर हम लोग जानते होता है 2 पाई FL, तो रिजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर रिजोनेंस के केस में जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होती है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी जो हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो इस घटना को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर F ना लेकर क्या लिखेंगे, F0, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे XC बराबर क्या होता है, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पहले ओमेगा नॉट L, और इसको कहते हैं ओमेगा नॉट C, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा नॉट लिख करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई F0 L बराबर यहाँ से मिलेगा 2 पाई F0 C। यहाँ से हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से लेकर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं F0 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 पाई LC, यानी 2 पाई का होल स्क्वायर। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हमको मिल गया F0 का होल स्क्वायर, ये 2 पाई यहाँ से हो गया होल स्क्वायर, इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई का होल स्क्वायर इंटू LC, और F0 की जो वैल्यू आएगी ये हमको मिलेगी 2 पाई √L इंटू C। तो ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान होता है जब आपके परिपथ में इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर हो जाए या XL बराबर XC हो जाए, इसी को कहते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका भी मात्रक किस में होता है, हर्ट्ज में। तो ये होता है रिजोनेंस का केस। अब हमारे परिपथ में अगर रिजोनेंस हो गया तो उसके क्या क्या
प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई सर्किट रिजोनेंस हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट, इमेज, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इस आर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, रियल पार्ट, रियल पार्ट, इसको कहते हैं रियल पार्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमारे परिपथ में रिजोनेंस होगा तो उसका नेट रिएक्टेंस जो होगा x बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी नेट रिएक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी एक्सएल नेट रिएक्टेंस, इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R प्लस J इंटू एक्स। नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 0, जिससे परिपथ की हमारी प्रतिबाधा, जब नेट रिएक्टेंस 0 तो केवल परिपथ में क्या बचा हमारे, Z बराबर R, तो Z बराबर क्या बचता है हमारा, R, यानी जो परिपथ का कुल इंपीडेंस होता है वो परिपथ के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अब यहां से हमारा रेजिस्टेंस बराबर हो गया, और पावर फैक्टर क्या होता है रिजोनेंस के केस में, पावर फैक्टर आपका हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर क्यों, क्योंकि जब BL और BC दोनों वोल्टेज एक दूसरे को अपोजिट दिशा में लग रहे हैं, कैंसिल आउट, तो केवल बचा क्या, BR और I, और ये क्या होता है रजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम, जिसके कारण करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, और करंट और वोल्टेज के सेम फेज में होने के कारण फाई यानी फेज डिफरेंस 0, और पावर फैक्टर हम लोग जानते हैं कि पावर फैक्टर बराबर होता है कॉस फाई, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को जब कॉस के साथ लिखेंगे वो हमारा पावर फैक्टर, और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, यानी पावर फैक्टर इज यूनिटी। और परिपथ का जो इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और इस परिपथ में जो टोटल इंपीडेंस का इमेजिनरी पार्ट है यानी नेट रिएक्टेंस x बराबर क्या हो जाता है, 0, ये आपका नेट रिएक्टेंस है, यही x बराबर क्या है, xc माइनस xl या xl माइनस xc। तीसरा केस आप ये जानते z बराबर r, पहले z का जो मान था, पहले हम लोग जब z लिखते थे तो अंडर रूट आता था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आता था। अब क्या है, केवल हमारे परिपथ में क्या बचा, r, तो जब हमारा करंट जो होता है I बराबर पहले होता था B बाई जेड, अब क्या हो रहा है, z बराबर क्या है, केवल r, इसका मतलब परिपथ में करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परिपथ में करंट का मान बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंपीडेंस का मान क्या हो गया, कम, इंपीडेंस हमारा क्या हो जाएगा परिपथ में, कम। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग जब z बराबर लिखते थे, यहां से हम लोग जब z स्क्वायर बराबर लिखते थे कि z बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, पहले आर स्क्वायर के साथ ये मान क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। मान लो ये है 4 और ये है आपका 3, तो यहाँ 5 आता था, अब ये मान 0 हो गया, केवल आपका क्या बच रहा है 4, तो आपका बचा क्या 2। तो पहले ये आर स्क्वायर में एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर का मान जुड़ रहा था जिससे इंपीडेंस ज्यादा था, अब इंपीडेंस का मान क्या हो गया, केवल आर बचा, इतना मान क्या हो रहा है, कम हो गया, तो इंपीडेंस का मान कम हो गया और करंट का मान ज्यादा, यानी सीरीज आरएलसी सर्किट में रिजोनेंस के केस में इंपीडेंस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमारे करंट का मान क्या होता है परिपथ में बढ़ जाता है। और सर्किट में जो पावर लॉस होगा, पावर लॉस किसके अक्रॉस होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो P लॉस बराबर आई स्क्वायर आर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। ये है हमारे रिजोनेंस की कंडीशन कि क्या क्या हमारा होता है। तो ये हमारा केस नंबर कौन सा था, थर्ड, सीरीज आरएलसी से केस नंबर थर्ड क्या कहता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो आई जिसके कारण बीएल को हम लिखते हैं आई इंटू एक्सएल बराबर आई इंटू एक्सी, उसके बाद में ये एक्सएल बराबर हो गया एक्सी, आई और आई कैंसिल हो गया, और जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो यही हमारा रेजिस्टिव नेचर कहलाता है और उस समय पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस कंडीशन, इसी कंडीशन को कहते हैं रिजोनेंस कंडीशन।
यानी कोई पूछेगा परिपथ में रिजोनेंस कब होता है, परिपथ में रिजोनेंस तब होता है जब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बराबर हो जाए या एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, जिसके कारण नेट रिएक्टेंस का मान क्या हो जाता है। परिपथ में क्या होता है, जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी लिखे या आर प्लस जे एक्सी माइनस एक्सएल, तो इसको हम कह सकते हैं एक्सी माइनस एक्सएल को एक्स कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस जे एक्स, यानी ये नेट रिएक्टेंस का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है जब एक्सएल बराबर एक्सी हो। इसमें पुट करेंगे ये मान जीरो, यानी कि नेट रिएक्टेंस इमेजिनरी पार्ट हमारे सर्किट का जीरो, जिससे हमारे परिपथ का Z बराबर इंपीडेंस क्या हो जाता है R, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया। तो Z बराबर R, इसका मतलब परिपथ का जो नेचर कैसा होगा, रेजिस्टिव, और रेजिस्टिव नेचर के कारण हमारे परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा कि प्योर रेजिस्टिव के केस में पावर फैक्टर इकाई शक्ति गुणक होता है। ये हमारा RLC सीरीज सर्किट है, ये हमारा वोल्टेज सप्लाई है, हमने करंट दिया और इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वही करंट इंडक्टर में, वही करंट कैपेसिटर, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। उसके बाद जब करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा, उसको हम लोग VR से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इंडक्टर में जाएगा तो उस वोल्टेज ड्रॉप को BL कहेंगे, जब कैपेसिटर में करंट जाएगा उस वोल्टेज को BC कहेंगे। इस इंडक्टर के कारण इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL आएगा और इस कैपेसिटर के कारण इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XC आएगा। जहां BR आपका क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, BL आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस है और BC आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस है और B क्या है आपका सप्लाई वोल्टेज या टोटल अप्लाइड वोल्टेज। इस BR को हम लिखते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस, इस BL को कहेंगे करंट इनटू XL, इस BC को करेंगे करंट इनटू XC और इस B को कहेंगे I इनटू Z कहेंगे। उसके बाद हम लोग इस RLC सर्किट का फेजर डायग्राम खींचेंगे। तो जब भी हम लोग इसका फेजर डायग्राम खींचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज RLC सर्किट का फेजर डायग्राम खींचते समय करंट को रेफरेंस लेंगे। तो हमारी करंट क्या होती है, रेफरेंस। करंट को रेफरेंस इसलिए मानते हैं, इसको रेफरेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि सीरीज सर्किट में हमारी करंट क्या होती है, समान होती है। तो करंट रेफरेंस और करंट रेफरेंस होगी तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, करंट के सेम फेज, मतलब जिस फेज में करंट उसी फेज में रेजिस्टेंस का वोल्टेज। अब उसके बाद में इंडक्टर का वोल्टेज, इंडक्टर का गुण होता है कि वह करंट को क्या करता है, अपने अंदर होल्ड करता है या स्टोर करता है। जब वो करंट को स्टोर करेगा तब उस समय करंट आपका क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है और वोल्टेज इंडक्टर का आगे। तो यहां से हमारा इंडक्टर के वोल्टेज को इसको दिखाएंगे और यहाँ करंट देखो फेजर चलता किधर है, एंटी क्लॉक, तो करंट हमारा क्या है पीछे, इंडक्टर का वोल्टेज आगे। अब कैपेसिटर का वोल्टेज हम बनाएंगे, तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो हमारा होता है वो क्या करता है, इसका भी एक गुण होता है कि यह वोल्टेज को स्टोर करता है, जिसके कारण वोल्टेज पीछे हो जाता है किससे, करंट से। अब इस I से करंट क्या है, करंट इस I से हमारा जो कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, क्योंकि कैपेसिटर के कारण 90 डिग्री का क्या होता है, वोल्टेज पीछे हो जाता है। और फेजर क्या चलता है, एंटी क्लॉक, तो हमारा करंट आगे और BC क्या है पीछे, कितने एंगल से, 90 डिग्री, ये भी कितना, 90 डिग्री। हमने प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में देखा था। उसके बाद में अब यहाँ हम कंडीशन कौन सा चल रहे हैं, BL बराबर BC या XL बराबर XC, इसी को हम लोग कहते हैं XL बराबर XC। तो इस केस में क्या होता है, जो वोल्टेज, जितना वोल्टेज डाउनवर्ड है उतने वोल्टेज अपवर्ड है, तो दोनों वोल्टेज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे हमारे सर्किट का नेट जो रिएक्टेंस है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और उस समय Z बराबर क्या हो जाता है, R, और Z बराबर R का जो फेजर डायग्राम होता है उसको क्या दिखाते हैं, करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, यानी ये क्या हुआ, सेम फेज, और सेम फेज में क्योंकि ये दोनों कैंसिल तो कितना बचा, केवल यही इतना फेजर डायग्राम बचा, ये करंट और ये रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज। अब इसके कारण हमारा करंट और वोल्टेज क्या सेम फेज में हो गया, और सेम फेज के कारण फाई बराबर क्या मिल गया, हमारा फेज डिफरेंस जीरो। और फेज डिफरेंस जीरो किस में होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी जब आपके परिपथ में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के, इसका मतलब उस समय जो इंडक्टर के अक्रॉस रिएक्टेंस होगा XL वो बराबर होगा कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस के बराबर, और उस समय हमारा परिपथ का जो नेचर होगा क्या होगा, रेजिस्टिव नेचर होगा, यानी परिपथ कैसा होगा, रिजोनेंस के किस में, रेजिस्टिव होगा।
अब रिजोनेंस के केस में BL बराबर BC, इसका मतलब XL बराबर XC, और रिजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यानी हम F को क्या लिखते हैं, F0 लिखते हैं, और इसी F0 को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी XL का मान क्या होता है, ओमेगा L, बट हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हैं इसलिए ओमेगा नॉट हो जाएगा। इसी प्रकार XC भी हो जाएगा 1/ओमेगा C, बट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए ओमेगा नॉट। यहां से ओमेगा बराबर होता है 2πf, और यहाँ रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी लेंगे 2πf0 इंटू L, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2πf0 इंटू C। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F0 से गुणा करेंगे, F0 स्क्वायर हो गया, इस 2π से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π का होल स्क्वायर इंटू LC बचा। अब ये स्क्वायर रूट है, इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, और जब अंडर रूट में इसको लिखेंगे अंडर रूट 2π का होल स्क्वायर इंटू LC। अब इस 2π को हम लोग बाहर निकालेंगे, रूट से क्या बचा 2π और अंडर रूट LC, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। F आपकी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और F0 क्या है आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये चीज याद रखना, ये आपकी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी क्या है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0। अब जब हमारे परिपथ में रिजोनेंस होता है तो उस समय रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को निम्न फार्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपको इंडक्टेंस पता है, कैपेसिटेंस पता है, पाई का मान आप जानते हैं 3.14, रख के आप रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे परिपथ में रिजोनेंस होता है तो उसके क्या के गुण हैं, रिजोनेंस कब होगा, जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, या XL बराबर क्या हो जाएगा XC के, जिससे परिपथ का जो इमेजिनरी पार्ट है नेट रिएक्टेंस वो क्या हो जाएगा 0, और जिसके कारण परिपथ का जो टोटल इंपीडेंस हो जाएगा वो Z बराबर R हो जाएगा। Z बराबर R होने से परिपथ का जो इंपीडेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि XL माइनस XC का जो टर्म होता है इस रेजिस्टेंस में क्या होता है, पहले जुड़ रहा था, अब ये क्या हो गया 0 हो गया, तो जिससे इसका मान क्या हो जाएगा, इंपीडेंस पहले की तुलना में कम हो जाएगा। और परिपथ में इंपीडेंस का मान कम होने से जो धारा का मान है वो क्या होता है, सीरीज RLC सर्किट में बढ़ जाता है, तो इंपीडेंस कम, धारा का मान अधिक। और परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैंसिल आउट, तो केवल क्या बनता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में बनता है, जिसके कारण फेज डिफरेंस 0 आता है। और पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाले फेज को जब कॉस के साथ लिखेंगे पावर फैक्टर, और फेज डिफरेंस क्या है 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे परिपथ में क्या होता है, जब प्योर रजिस्टिव होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, लॉस होगा, तो इस रजिस्टेंस के कारण जो परिपथ में लॉस होता है उसको कहते हैं पावर लॉस। तो पावर लॉस बराबर होता है I²R, तो करंट I² और जो परिपथ का रेजिस्टेंस है इंटू R, तो ये हो गया हमारा पावर लॉस। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है cos φ बराबर होता है, हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर हमारा जो होता है परिपथ में वो होता है cos φ, तो cos φ बराबर हम लोगों ने पढ़ा है R/Z होता है, और Z बराबर क्या होता है R, यहाँ पुट करो तो cos φ बराबर हो गया R/R, तो यहाँ से मिला क्या cos φ बराबर 1, यानी यूनिटी पावर फैक्टर। यहां से भी आपका पावर फैक्टर क्या आ रहा है, यूनिटी। तो ये फार्मूले हैं आपके, इंपीडेंस का मान R के बराबर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसके बराबर, पावर फैक्टर यूनिटी, करंट का मान ज्यादा इंपीडेंस का मान कम, और पावर लॉस आपका I²R होता है। ये है हमारा R सीरीज RLC सर्किट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये तीसरा केस था जो जिससे इसी केस को हम लोग रेजिस्टिव नेचर या रिजोनेंस कंडीशन बोलते हैं RLC सीरीज सर्किट में। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।